बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसको न्यायिक समीक्षा भी कहते हैं और न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। इसमें हम तीन चार चीज़ें देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है, इससे हम क्या समझते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार क्या हैं। तीसरी चीज़ हम यहाँ देखेंगे कि भारत में न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसकी प्रकृति और उसकी सीमाएं क्या है। और लास्ट में जो है हम न्यायिक पुनर्विलोकन की आलोचना को भी देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो है हम न्यायिक पुनरावलोकन के अर्थ पर चलते हैं। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि यदि संघीय विधानमंडलों द्वारा या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण करते हुए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है कि वो उन्हें अवैध घोषित कर सकती है। और न्यायालयों की यही शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा कहलाती है। तो बच्चों, सीधा सा अर्थ है इसका कि न्यायालयों को प्राप्त वह शक्ति जिसमें वह विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानून और कार्यपालिका द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे ऐसे कानूनों को जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं उनको रद्द घोषित कर सकती है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ हो गया। अब हम चलते हैं न्यायिक जो भारतीय संविधान है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन के आधार पर। पहला आधार जो है वो संविधान की सर्वोच्चता है। देखिए, संविधान दो में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित हो सकते हैं। एक तो व्यवस्थापिका अर्थात जो कानून बनाने वाला जो अंग है उसकी सर्वोच्चता पर, जैसा कि ब्रिटेन में है। दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। ब्रिटेन में जो है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया ही गया है, लेकिन अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इस संबंध में जो भारत का संविधान है, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो वो अमेरिका के संविधान के ज़्यादा निकट है। भारतीय संविधान के उपबंधों में वैसे विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह जो विधान है वो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर ही आधारित है। वस्तुतः क्या हुआ कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा को गैर जरूरी समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमाएं निश्चित कर दी हैं और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि संविधान में बताई गई जो संशोधन की प्रक्रिया है उसके आधार पर संविधान के उपबंधों को परिवर्तित नहीं कर दिया जाए। तो ऐसे स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो इसका आधार है वो है संघात्मक व्यवस्था और तीसरा इसका आधार है मौलिक अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 131 और 132 सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों के पुनर्विलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 भी मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों के विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है और न्यायिक पुनर्विलोकन के दो अन्य आधार हैं, संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार। अब हम चलते हैं भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रकृति और सीमाओं पर। देखिए, संघ और राज्यों के मध्य
हमारे यहाँ जो विभाजन है शक्तियों का वो बड़ा डिटेल्ड है, यानी बड़े विस्तृत और व्यापक रूप से शक्तियों को डिफाइन कर दिया है। तो इस वजह से क्या है कि संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष की स्थिति को जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि अपने आप ही जब शक्तियाँ डिफाइन हो गई हैं, सुपरिभाषित हो गई हैं, तो संघ और राज्यों के मध्य विवाद की संभावना कम हो गई है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। दूसरा जो है, हमारे यहाँ जैसे अमेरिका का अधिकार पत्र जो है वो निरपेक्ष शब्दावली में लिखा गया है, लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ऐसी होती है कि वो निरपेक्ष हो ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को जो स्थान दिया गया है, उनके साथ साथ उनकी सीमाएं भी आरोपित कर दी हैं। इसलिए जो है यहाँ प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं निश्चित होने के कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र सीमित हो गया है। तीसरी चीज़, यहाँ कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानून की उचित प्रक्रिया को यहाँ नहीं अपनाया गया है। उसकी वजह से केवल यह देखा जाता है, यानी न्यायालय केवल यह देखता है कि जो भी कानून बना है क्या वो उचित प्रक्रिया के जरिए बना है, क्या उसमें जो उसको बनाने के लिए जो उचित प्रक्रिया निर्धारित है क्या उसको का अनुसरण किया गया है। केवल इतना ही उसमें देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि वो किस भावना या उसको बनाने के पीछे जो विधायन करने वाले हैं उनकी मंशा क्या थी। अब हम चलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना पर। पहली आलोचना है अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वातंत्र्य और नागरिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य किया है, लेकिन ये भी तथ्य है कि संपत्ति संबंधी प्रश्नों पर इसने एक अनुदारवादी न्यायालय और अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है। 1950-51 में इसने जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन के अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधारों को अवैध घोषित किया है। दूसरी इसकी जो आलोचना बनती है वो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन के प्रयोग पर जो किया है उस पर ये एक आपत्ति की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व निर्णयों में लगातार परिवर्तन करता रहा है, यानी बदल देता है डिसीजंस को, जिसके परिणाम स्वरूप संवैधानिक कानून की समस्त व्यवस्थाओं के प्रति भ्रांतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को वैधानिक दृष्टि से ये अधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर उनमें परिवर्तन कर सकें, और न्यायमूर्ति हेगड़े इसे न्यायिक पुनरावलोकन का अनिवार्य अंग भी मानते हैं। लेकिन 1967 और 71 के काल में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों को जिस तेज़ी से बदला उसे भी उचित नहीं कहा जा सकता। तीसरी जो आलोचना बनती है वो बनती है संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1967 से 1971 के काल में जिस प्रकार से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया उससे ये नितांत स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में वह भूमिका अदा करने की चेष्टा की जो संविधान निर्माता उसे नहीं देना चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को अपनाते हुए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं, और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन उस विस्तार तक नहीं है जिस विस्तार तक यह व्यवस्था अमेरिका में है। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना बनती है वो बनती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता न्यायिक पुनरावलोकन के कारण सदैव ही इस बात का भय रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा सदैव अवैध घोषित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बन जाता है, जो कि निश्चित रूप से समस्त व्यवस्था के लिए बहुत नुकसानदायक है। न्याय पुनरावलोकन के आलोचकों का कथन है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने आप को कानूनी प्रश्नों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इसकी जो अंतिम आलोचना है वो है संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण
जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका अवैध घोषित कर देती है तो संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष या टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। और जब राज्य व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उस शासन के लिए ठीक नहीं कही जा सकती। अंत में हम न्यायिक पुनरावलोकन के महत्व को भी देख लेते हैं। यानी उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है और भारत की समस्त राज व्यवस्था के लिए भी हितकर है। जैसे कि संविधान द्वारा संघीय व राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा हो सकती है। दूसरा, शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। तथ्य है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान के संतुलन का कार्य करती है और न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय संविधान के अधिकारी, व्याख्याता तथा रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। धन्यवाद।